हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की थर्ड यूनिट को देखेंगे। मौलिक कर्तव्य को आज की इस वीडियो में हमें समझना है। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी इस यूनिट को कवर करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करनी है हमें मौलिक कर्तव्यों में धार्मिकता की प्राचीन भारतीय अवधारणा। देखो, सिंपल सा है कि आपको आपके इस सिलेबस में सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को समझना है। सिंपल सी बात है कि मौलिक कर्तव्य किस तरह से हैं, भारत में मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको समझना है। लेकिन आपको एक अलग चीज़ थोड़ी सी पढ़ाई जा रही है जिसका नाम है धार्मिकता की प्राचीन भारतीय धारणा। ये क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। देखो, आज अगर हम बात करें आज के टाइम की, अगर हम 21वीं शताब्दी में देखें तो बहुत सारे देशों के संविधानों में हमें मौलिक कर्तव्य देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में ये जो कर्तव्य की भावना है ये प्राचीन समय से विद्यमान रही है। आपने हमेशा ही सुना होगा राजधर्म के बारे में। राजधर्म क्या था? राजधर्म मतलब राजा के लिए जो धर्म था, राजा के लिए जो कर्तव्य थे, वही तो राजधर्म था। तो सिंपल सा है कि प्राचीन भारत में राजधर्म यानी कि धार्मिकता की भावना पाई जाती थी। धार्मिकता की प्राचीन अवधारणा को आगे अगर मैं बताऊं तो देखो, राजा के लिए कई सारी बाउंडेशंस थी उस समय। उस समय जो समाज था, समाज में अगर हम बात करें तो समाज में सबसे ऊपर जो था वो राजा था। लेकिन राजा के भी ऊपर कौन था? धर्म था। राजा को धर्म के अनुसार चलते हुए ही सारा काम करना पड़ता था। और इस धर्म का मतलब वहाँ पर हिंदू मुसलमान ऐसा कोई धर्म नहीं था। यहाँ पर धर्म का मतलब कर्तव्य था। ठीक है, धर्म का मतलब था कर्तव्य, कि राजा धर्म से बंधा हुआ था, उसे धर्म के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करने होते थे और धर्म को दूर रखकर वो कार्य नहीं कर सकता था। और धर्म की व्याख्या कौन करता था? धर्म की व्याख्या ब्राह्मण वगैरह करते थे, मंत्री करते थे। लेकिन मंत्री कौन थे उस समय? ब्राह्मण थे। इसलिए पूरा जो राज्य था वो धर्म के अकॉर्डिंग चलता था और कर्तव्य की पूरी भावना होती थी। जैसे कि राजा का कर्तव्य था कि उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करनी है, चोरी डकैती उसके साम्राज्य में ना हो। इसके अलावा जो प्रजा है उसका भी कर्तव्य था, जो प्रजा थी उसका कर्तव्य था कि वो राजा को समय पर टैक्स दे, राजा को कर दे, तभी तो राजा प्रजा की सुरक्षा करेगा। प्रजा मतलब सुख शांति बनाने में राजा की सहायता करे, ये भी प्रजा का कर्तव्य था। कुल मिलाकर कहा जाए तो उस समय कर्तव्य को धर्म कह दिया गया। प्राचीन भारत में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उस समय का धर्म आज का कर्तव्य है। ये धर्म कर्तव्य रूप में फॉलो किया जाता था प्राचीन भारतीय समाज में। तो हमने इसको समझ लिया। आपने समझ लिया कि भारत में पहले भी कर्तव्य की भावना विद्यमान रही है। सिंपल सी है, आज भी ये धारणा हमारे अंदर पाई जाती है। जैसे कि आप कभी कभी बोलते हैं कि मेरा धर्म है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। तो ये धर्म और कर्तव्य, इसमें क्या अंतर है? तो ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से हमारे अंदर मौजूद रही हैं। कर्तव्य की जो भावना है वो भारतीयों के अंदर, भारतीय संस्कृति में मौजूद रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम आए हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। मुझे वीडियो बनाना ही है क्योंकि एग्ज़ाम में मैं स्किप नहीं कर सकता टाइम। तो यहाँ पे कर्तव्य की भावना भारतीय समाज में सदा से ही विद्यमान रही है। लेकिन अब हम पूरे अरेंज फॉर्म में बात करते हैं कि आखिर किस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर मौलिक कर्तव्यों को किस तरह से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य कहो, मूल कर्तव्य कहो, बात सेम है। रूसी संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय रूस के संविधान में नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य बना दिए गए कि नागरिकों को के लिए कुछ जिम्मेदारी है कि वो देश के नागरिक होने के नाते कुछ काम करें। तो उसी तरह रूस ने जिस तरह मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था, और रूस की तरह भारत भी रूस के संविधान से प्रभावित होकर मूल कर्तव्यों को भारत ने अपने संविधान में जोड़ा। हालांकि हम जानते हैं कि धर्म की जो कर्तव्य की भावना है वो भारतीय संविधान में या भारतीय समाज में सदा ही विद्यमान रही है। अब अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को शामिल करने में स्वर्ण सिंह समिति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब ये क्या थी, इसको समझते हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकता से संबंधित संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए और नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए।
इसके अलावा केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को के तहत इन्हें लागू कर दिया। इसके तहत संविधान में भाग 4 का तथा एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। अब यहाँ पे समझिए, सिंपल सी बात है। 1976 में कांग्रेस पार्टी, देखो दोस्तों 1976 का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये आपातकाल का ही टाइम पीरियड था। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था। फिर 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, जिसका काम था कि मूल कर्तव्य, नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में वो हमें जानकारी दें। तो इस समिति ने सिफारिश की कि जो मूल कर्तव्य होंगे, जो मौलिक कर्तव्य होंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी, उनके लिए एक अलग चैप्टर होना चाहिए, उनका एक अलग पार्ट होना चाहिए और नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। और लगभग 8 कर्तव्यों की बात इस समिति ने की थी। ठीक है, 8 कर्तव्यों की बात इसका समिति ने की थी। नहीं, 8 नहीं की थी इसने, मतलब कि इस समिति के 8 कर्तव्यों को माना गया था और दूसरे कर्तव्यों में थोड़ा हेर फेर करके सरकार ने लागू किया। इस समिति ने जो भी सिफारिशें की थी उसमें से 8 को सरकार ने मान लिया था। और फिर इसके बाद जब सरकार ने कर्तव्यों को माना तो उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत कई सारी चीज़ें लागू की गई थी। और इसी के तहत 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ही ये जो मौलिक कर्तव्य सिफारिश किए गई थी उनको लागू किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 4 का, अब संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। देखो भाग 4 जो पार्ट 4 है संविधान में पहले से था, अब पार्ट 4A जोड़ दिया गया, जैसे हिंदी में का कहा जाता है। ठीक है, ए को का कहते हैं हिंदी में। और अनुच्छेद 51 तो पहले था ही, 51 का जोड़ दिया गया। तो ऐसे जोड़कर यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भारतीय समाज में। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना। अब मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है वो 51 का में है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको एक 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है कि लोगों को संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखो ये सारे मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं और नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो संविधान का पालन करें, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। जो भी आदेश दिए गए हैं, जो हमारा राष्ट्रध्वज है, जो संस्थाएं हैं राजनीतिक, जो राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, ये कहता है 51 का ये जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो ये बात कहता है। अब दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे कि हमारा एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था जिसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। देखो दोस्तों, हमें भारत को जो आज़ादी मिली वो क्रांति से नहीं मिली। अमेरिका में क्रांति हुई थी तब जाके अमेरिका आज़ाद हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई तब जाके वहाँ पे लोकतंत्र आया, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन चला, नेशनल मूवमेंट चला, जिसके बाद भारत को आज़ादी मिली थी। यहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत के बहुत बड़े बड़े नेता थे। आप नेताओं के नाम आप याद कीजिए तो सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी, उनके अलावा बहुत सारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा रहे। हालांकि बाद में उन्होंने एक विद्रोही की तरह अंग्रेजी सेनाओं में, मतलब एक तरह से लड़ाई आमने से आर पार की लड़ाई लड़ने का उन्होंने प्रयास किया। डायरेक्टली सेना के बल पर उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से निकालने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस हो गए, दूसरे जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने भी प्रयास किया। तो उन सबको भी हम राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने क्रांतिकारी तरीके से देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश की, और बहुत सारे जो नेता थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन्होंने स्पेशली शांति की नीति को अपनाते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को ही बढ़ावा देकर देश को आज़ाद कराने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो हमारे देश के जो प्रमुख नेता रहे हैं, नेता का मतलब जो प्रमुख आदर्श या व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे बहुत सारे नाम हैं जो मैं याद नहीं कर पा रहा अभी। तो उन सभी की मतलब बेइज्जती ना करें, उनको बुरा भला ना कहें, उन्होंने जो भी बातें बताई हैं उसका सम्मान करें और उनका पालन करने का प्रयास करें, ये हमारा कर्तव्य है।
इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब भारत में जो एकता है उसको बनाए रखें, उसकी रक्षा करें, भारत के टुकड़े ना होने दें, भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखें, ये भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब अगर कभी कोई युद्ध हो जाए, कभी देश को ज़रूरत हो, तो नागरिक सदा ही देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहें, ये एक कर्तव्य है। इसके अलावा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भेदभाव के बिना, और उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। कहने का मतलब है कि भाईचारे की भावना को, सभी नागरिकों को ये कर्तव्य दिया गया है कि वो आपस में भाईचारे की, जो भ्रातृत्व की भावना है, उसको बढ़ावा देंगे, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे और बिना भेदभाव किए एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे रखेंगे। और कोई ऐसी प्रथा है जिससे कि स्त्रियों का अपमान होता है, तो उसका त्याग करेंगे, उसको हम ख़त्म करेंगे, ये कर्तव्य है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और जो हमारी संस्कृति रही है, देखो कई बार आप देखते हो ना कि हम अपनी ही संस्कृति की बुराई करते हैं कि क्या था भारत में, भारत की संस्कृति ऐसी थी जहाँ पे सती प्रथा थी, जहाँ पे बहुत सारे बेकार रीति रिवाज थे। लेकिन नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हाँ, जो बेकार चीज़ें थी उन्हें बेकार मानते हुए ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा रही है, जो अच्छी बातें रही हैं, उसके महत्व को समझें, उसके महत्व को समझें, उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है नागरिक का, ये इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण है, चाहे वो वन हो, फॉरेस्ट हो, झील हो, नदी हो, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वाइल्ड लाइफ जीवन हो, उसकी रक्षा करें, उसमें बढ़ोतरी करने का प्रयास करें, दया भाव रखें प्राणियों के प्रति, जानवरों के प्रति, ये कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये कर्तव्य है। मानववाद की दृष्टिकोण का विचार का मतलब बढ़ावा दें, ये कर्तव्य है। मतलब कहने का है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि अंधविश्वास में ना फंसें, थोड़ा लॉजिकली सारी चीज़ों पर विचार करें, विवेक से काम लें, बुद्धि से काम लें, वैज्ञानिक तरह से थोड़ा सोचें भारतीय, ये उनका कर्तव्य है। मानववाद, जो मानववाद है उसको बढ़ावा दें कि हर व्यक्ति एक ह्यूमन है, तो उसके साथ सही से व्यवहार किया जाए, दया की भावना हो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दास का व्यवहार ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। सुधार, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ये सारे कर्तव्य हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सरकारी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। कहने का मतलब है कि देखो, अपना व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास करें, अपना भी विकास करें, समुदाय का भी विकास करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर व्यक्ति अपना विकास करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरा देश आगे बढ़ेगा। अगर हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाए, सशक्त बनाए, अपने आप को पढ़ाए, अपने आप को मतलब एजुकेटेड बनाए, स्किलफुल बनाए, तो पूरा राष्ट्र ही अच्छा आगे जाएगा। तो यहाँ पे ये विचार है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। मतलब अगर कोई बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक का किसी का, तो उस बच्चे को शिक्षा दिलाए, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। हालांकि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत इसे शामिल किया गया था, लेकिन आज ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 21A है, उसके अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब है कि अब इसे सरकार को लागू ही करना पड़ेगा, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक हमने बात कर ली मौलिक कर्तव्यों की, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपने समझ लिए सारे मौलिक कर्तव्य। एक अनुच्छेद 51 काम में ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन मौलिक कर्तव्यों की क्या विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आखिर लीगली ये कितना सही है, कि मतलब लीगली क्या स्टेटस है इसका। आपका एक टॉपिक भी है कि लीगल स्टेटस क्या है, अब आप बताइए मौलिक कर्तव्यों का। तो लीगल स्टेटस भी आपको समझ में आ जाएगा विशेषताओं में ही। इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। देखो,
कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो नैतिक रूप से, जिन पर सरकार कुछ भी नियंत्रण नहीं है, जो आपको करना है आपके ऊपर डिपेंड है, व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है। कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो नागरिक के ऊपर ही डिपेंड है, व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा व्यक्ति को उन कर्तव्यों को निभाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर व्यक्ति, यहाँ पर देखिए, अगर व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ना करे, वो कहते भाई ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं नहीं निभा रहा अपना कर्तव्य, जो करना है कर लो, तो उसको सज़ा होगी ना अगर वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी जगह अगर वो अपने बच्चे को मतलब शिक्षा तक ना भी पहुंचाए तो उसको उसके लिए जेल तो नहीं डाल देंगे। हालांकि वो बात अलग है कि अगर वो रोकेगा, बच्चे को जाने नहीं से रोकेगा, वो तो बात अलग है, तब उसको जेल भी भेजा जा सकता है, मतलब कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर वो उसको अवसर ना उपलब्ध कराए तो उसके खिलाफ कुछ होगा थोड़ी ना। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना भी अपनाए तो क्या हुआ, कुछ सरकार कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे ये नैतिक कर्तव्य में आ गया कि हाँ, एक समझदार इंसान इनको फॉलो करेगा, एक पढ़ा लिखा इंसान, अपने देश की रक्षा, देश से प्यार करने वाला इंसान ये सारी चीज़ें करेगा। तो नैतिक कर्तव्य हैं कुछ और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं और धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। ये जो दोस्तों मूल कर्तव्य हैं, ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारत में ये परंपरा रही है कर्तव्यों की। आपने कई बार हमेशा सुनते हैं कि ये मेरा धर्म है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। ये धारणा, ये जो वाक्य हैं कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। इसके अलावा ये केवल नागरिकों के लिए, हाँ देखो, अधिकार किसको मिलता है ज़्यादातर, नागरिक को, सिटीजन को, तो ये नागरिकों के लिए ही है। ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरे देश से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए ये कर्तव्य नहीं है। ये गैर न्यायोचित है। सबसे इसका जो लीगल स्टेटस, मैंने जिसकी स्टार्टिंग में बात की अभी, लीगल, क्या इसका एक कानूनी क्या स्टेटस है, इसका कानूनी रूप से कितना सही है, तो ये गैर न्यायोचित है। मतलब यह है कि सज़ा नहीं मिलेगी आपको न्याय नहीं मिलेगा, सरकार को न्याय नहीं मिलेगा। सरकार अगर कहती है कि भाई इस व्यक्ति ने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, गैर न्यायोचित है, न्यायालय में इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। वो बात अलग है कि अलग तरीके से कानून बने हुए हैं, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित जो मौलिक कर्तव्य है, आप कहें कि अगर मान लो कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फिर वो जाकर कहते हैं न्यायालय में कि भाई ये तो गैर न्यायोचित है, आप क्यों कार्रवाई कर रहे हो मेरे ऊपर, तो भाई वो कह सकता है ना कि मौलिक कर्तव्य तो गैर न्यायोचित है, उस पर न्याय वगैरह नहीं मिलेगा, अदालत बीच में नहीं आएगी। लेकिन ध्यान से समझिए, भले ही ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन क्या आप खुद सोचिए, जब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं किए गए थे 1976 से पहले 1976 से पहले जब मौलिक कर्तव्य ये नहीं था, तो क्या इसके ऊपर कानून नहीं बना होगा? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कानून तो बहुत पुराने हैं। CRPC, IPC की धारा में इनके ऊपर बहुत सारे नियम बने हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अगर ऐसा कोई मौलिक कर्तव्य है जो मतलब ज़्यादा ही अगर उल्लंघन किया जाए तो सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए कानून पहले से ही बने हुए हैं या फिर बनाए गए हैं। हालांकि साफ तौर पर कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो गैर न्यायोचित हैं, उन पर न्याय से संबंधित कोई चीज़ होगी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कानून CRPC वगैरह में IPC की धारा में लिखे हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग सज़ा दी जाती है। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे आप बात को समझिए कि जो कानून है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ चीज़ों पर नहीं भी बने जिस पर, तो समय के अकॉर्डिंग बना दिए जाते हैं कानून। हालांकि बस कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई न्यायालय नहीं है या आप न्यायालय में कुछ कर नहीं सकते मौलिक कर्तव्यों का। ये बात वैसे सही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता और कुछ चीज़ों के लिए कानून बना है। तो ये इसका कानूनी स्टेटस था, इसको देख लिया। अब मौलिक कर्तव्यों की कुछ आलोचना भी होती है, इसे अभी आप समझ लीजिए। देखो, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये पूर्ण नहीं है। कई बार कहते हैं लोग कि मौलिक कर्तव्यों में जो टैक्स से संबंधित बातें थी उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, कि हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो समय पर टैक्स को चुकाए, कर को दे। हालांकि समिति ने, जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने कहा भी था टैक्स की चीज़ों को भी ऐड किया जाए, लेकिन सरकार ने इसको नहीं रखा मौलिक कर्तव्यों में, इसलिए आलोचना भी की जाती है। कहा जाता है कि ये अस्पष्ट हैं, साफ साफ समझ नहीं आते, इनके अर्थ बहुत ज़्यादा हैं, एक अर्थ है ही नहीं इनका, आम नागरिकों के समझने में कठिन होता है। इसके अलावा गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित मतलब वही बता दिया, अदालत में कुछ होगा नहीं इसके खिलाफ, जिसके चलते आलोचकों ने इसे नैतिक आदेश करार दिया। कहा है कि ये नैतिक आदेश है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती। इसे भाग
3 में शामिल किया जाना चाहिए था। मतलब कहा गया है आलोचकों के द्वारा कि जो भाग 3 है, यानी कि जो मौलिक अधिकारों वाला जो भाग 3 है, उसमें अगर इसे शामिल किया जाता तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। मूल कर्तव्यों का महत्व अब देख लेते हैं। आलोचना देख ली हमने। महत्व की बात करें तो देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य, वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति। राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। चेतावनी भी देते हैं कि हमें कुछ लिमिटेशन में रहना है, हम अपने देश के खिलाफ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते। नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसे कि इस मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है कि नागरिकों को आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, तो ये नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। इसके अलावा अदालतों को किसी विधि की संवैधानिकता, वैधता एवं उनके परीक्षण संबंध में सहायता करते हैं। दोस्तों, ये जो कानून है, कर्तव्य हैं, वो कई बार अदालतों की सहायता करते हैं। कई बार अदालत इन सब चीज़ों को भी देख लेती है कि अरे संविधान में कर्तव्य भी हैं और किसी व्यक्ति ने कुछ चीज़ें की हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो कई बार ये कर्तव्यों को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। अदालत विधि की संवैधानिकता, वैधता और उनके परीक्षण में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे संविधान की रक्षा करनी है, नियमों को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें बताया जाता है किसके द्वारा? कर्तव्यों के द्वारा। तो इससे संवैधानिकता की रक्षा होती है। हम अपमान नहीं कर सकते किसी संस्था का। जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा गया था, पहले का जो कर्तव्य है यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य, उसमें संविधान का पालन करना है और जो संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, कोई भी संस्था हो, तो उसका सम्मान करना था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो इससे सहायता मिलती है इस परिरक्षण में। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, मतलब कानून बनाकर अलग से इन्हें लागू भी किया जाता है। तो इसका ये महत्व भी है। जैसे कि संपत्ति का एग्जाम्पल दिया था, तो लागू भी किया जाता है इसे। तो दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, एंड उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। जितनी भी बातें थी सारी लिख कर आना है एग्ज़ाम में। मौलिक कर्तव्यों का कोई भी क्वेश्चन है, सारा लिख के आओ। समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, समझ में आई हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।